हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 3। ओके, इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, जिसमें काफ़ी मैंने अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस किया है। तो आपको पहले वो वीडियोस भी ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया ये हम फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल मूव करेंगे अपने अकाउंटिंग में, ठीक है, ताकि जिन लोगों को अकाउंटिंग का बेसिक नहीं क्लियर उनका बेसिक क्लियर हो जाए, जिनका क्लियर है उनका रिवाइज हो जाए, ठीक है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हम इजी चीज़ों को कंसीडर नहीं करते हैं और जब उनके बारे में हमारे क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपने हर एक चीज़ को करना है, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना है। ओके, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसेट एंड इट्स टाइप्स के बारे में। ओके, लाइक करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स जिसको हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स, नॉमिनल और फिक्टिशियस एसेट्स। देखो आपको अदर नेम जरूर पता होने चाहिए चीज़ों के। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम मीनिंग की बात करेंगे, एसेट के मीनिंग की। देखो, कोई भी चीज़ अगर हम एक सिंपल लेमैन से पूछें, एक आदमी से पूछे जनरल, कि आपको एसेट का क्या मीनिंग समझ आता है, तो वो क्या बोलेंगे कि प्रॉपर्टी, ठीक है। सिंपल सी बात है, एसेट एक टाइप की क्या होती है, बिजनेस एंटरप्राइज के लिए प्रॉपर्टी या ऐसी कोई भी चीज़ जो उसके पोजेशन में है, जो उसके पास है और जो उसकी हेल्प करेगी फॉर अर्निंग। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ठीक है। एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन or is the property of a business enterprise including the amounts due to it from others is called an asset। अब आपको एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे बोला हुआ एक वर्ड यूज किया गया है अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। जैसे मान लो अब हमारा बिजनेस है, ठीक है, हमारी कंपनी ने सपोज ए को जो है हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ, ठीक है, लेकिन वो क्रेडिट में सेल किया गया। अब क्रेडिट में सेल किया गया है तो अभी वो पैसे नहीं आए हैं हमारे पास, वो फ्यूचर में तो आएंगे। सपोज 20,000 का किया है हमने सेल, ठीक है। अभी जो 20,000 है ये हमारी क्रेडिट सेल है और आपको पता ही होगा ए हमारा क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। जिस भी पर्सन से हमने पैसे लेने हैं, हमने मतलब कंपनी ने, वो कंपनी का डेटर कहलाएगा। वो कंपनी का क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा। ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है और ये एक एसेट होती है, ठीक है। तभी यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है अमाउंट्स ड्यू टू इट फ्रॉम अदर्स, ये भी हमारा एसेट में काउंट होता है, ठीक है। In other words, anything which will enable a business enterprise to get cash or a benefit in future। Obvious है, फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट या कैश अर्न करने में हेल्प करेगी, वो हमारे बिजनेस की क्या है, एसेट होगी। तो आप देखिए कैश एंड बैंक बैलेंस, ये तो ऑब्वियस है एसेट है। स्टॉक हो गया, ओके। फर्नीचर, ये चीज जो प्रॉपर्टी पोजेशन में है, जो बेनिफिट देने वाली है। मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल, मनी ओइंग बाय डेटर्स, जो मैंने अभी आपको क्रेडिट सेल का एग्जांपल दिया था। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारी क्या है, एसेट है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये क्या है, हमारी एसेट मानी जाएंगी। देखिए, जब भी आप कोई टर्म करेंगे उसकी आपको डेफिनेशन ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट होती है आप लोगों के लिए। और जब आप डेफिनेशन को अपने पेपर में प्रेजेंट करते हैं तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है। ओके, तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो देखिए एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, the rights of which are owned or controlled by an organization और इंडिविजुअल। देखो एक चीज़ समझनी है आप लोगों ने, जो डेफिनेशन होती है ना उसी में ही मीनिंग और उसके फीचर्स छुपे हुए होते हैं। अब एसेट की यहाँ पे बात हो रही है, अब एसेट यहाँ पे बोला है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट यहाँ पे क्यों बोला है, क्योंकि एसेट से जो है हमें क्या मिलने वाला है, फ्यूचर में बेनिफिट ही मिलने वाला है इकोनॉमिक टर्म्स में, ठीक है। लेकिन जो एसेट्स की राइट है वो किसके द्वारा ऑन किए गए हैं, कौन उसको कंट्रोल कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है किसने दी है, फिने एंड मिलर ने। ओके, ये आपको पता होना चाहिए।
फिने एंड मिलर ने। जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना वो आपको भी समझना है कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये तो हमने अपने पेपर में लिखनी ही लिखनी है, या फिर जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इन चीज़ों को तो उन्हें अपने माइंड में रखना ही है फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। ओके, देखिए अब हम बात करेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स या फिर आप कह सकते हैं फीचर्स। ओके, एक ही बात है, एसेट के क्या क्या फीचर हैं, मेन फीचर्स आपको ध्यान रखने हैं। द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल, जो हम रिसोर्स की बात कर रहे हैं ना वो वैल्यूएबल होने चाहिए। एंड द रिसोर्सेज मस्ट बी ओन्ड बाय द बिजनेस। देखो बिजनेस की एसेट तो तभी होगी ना अगर वो बिजनेस उसको ओन कर रहा है, बिजनेस के पास उसकी ऑनरशिप है, ठीक है। एंड द रिसोर्सेज मस्ट बी एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। ये हमने बहुत पढ़ा है ये टर्म कि मेजर इन टर्म ऑफ मनी। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी एक फीचर है कि उनको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर पाएँ, तभी उनकी रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन हो पाएगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ द रिसोर्सेज मस्ट बी वैल्यूएबल, ये वर्ड ध्यान रखना, ओन बाय द बिजनेस, ठीक है। एंड शुड बी एक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की हैं। ओके, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट की। देखिए हम एसेट को क्लासिफाई कर सकते हैं किन किन कैटेगरीज में, जो भी आपको मैंने बोला भी था यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका नॉन करेंट एसेट। ओके, अगर मैं बात करती हूँ नॉन करेंट एसेट की, तो देखिए नॉन करेंट एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कॉन्टिन्यूअस यूज इन द बिजनेस। एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, देखिए नॉन करेंट, करंट नॉन करेंट का मतलब जो करंट नहीं है, ठीक है। अब जो करंट नहीं है इसका मतलब वो चीज़ क्या है, कॉन्टिन्यू लॉन्ग टर्म यूज के लिए हम करने वाले हैं बिजनेस में, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट्स रेफर टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कॉन्टिन्यूअस यूज इन द बिजनेस, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब क्यों, क्योंकि हम उनसे प्रोडक्शन करेंगे गुड्स और सर्विसेज का, और ये नहीं है कि हम उन्हें सेल करने वाले हैं। नॉन करेंट एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर सेल, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल आपको ज़रूर देने हैं हर चीज़ के, जितने भी आपको, देखो कोई भी चीज़ आप लिख रहे हैं या समझ रहे हैं, अगर आपको उस चीज़ का एग्जाम्पल पता है ना तो आपके माइंड में वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, रिटेन रहता है। ओके, तो ये आपने समझना है। तो अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स, तो वो कौन कौन से हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्कुल, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर, देखो बहुत सारे हैं वैसे तो, जनरली जो हम बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की, प्लांट एंड मशीनरी की, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर एट्सेट्रा। देखिए जो नॉन करंट एसेट्स हैं उनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। अभी देखो नॉन करंट एसेट्स का मैंने आपको मीनिंग बताया कि जो हम कॉन्टिन्यू बेसिस पे यूज कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। अब नॉन करंट एसेट्स का भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, तो उसमें पहला है टैंजिबल एसेट्स। देखो टैंजिबल वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। टैंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड। देखो टैंजिबल चीज़ क्या होती है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, है ना। सो इन अदर वर्ड्स विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। ये देखो एक तो सीन एंड टच्ड, ओके, विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टोव, कैश एट्सेट्रा, इनको आप टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो ये टैंजिबल एसेट्स कहलाएंगी, ठीक है। देखिए अब हम दूसरी जो कैटेगरी है वो है हमारी इनटैंजिबल एसेट्स की। देखो इनटैंजिबल उसका उल्टा हो जाएगा, विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड विच कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, ठीक है। ध्यान रखना है, डू नॉट जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और जिनको आप सी और मतलब देख नहीं सकते हैं और फेल्ट नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते हैं। और इसके आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, लाइक गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एट्सेट्रा। इनटेंजिबल एसेट्स आर ऑल्सो वैल्यूएबल एसेट्स। देखिए ये नहीं है इसका मीनिंग कि अगर आपके पास इन चीज़ों को आप फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो आप इनका जो है वैल्यू भी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इनटेंजिबल एसेट्स बहुत वैल्यू करती हैं, अपना एक उनका प्लेस है। क्यों, क्योंकि आप देखिए अगर गुडविल नहीं होगी, देखो गुडविल का अगर आप समझे मीनिंग तो ये क्या है, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है। अगर गुडविल अच्छी है, ठीक है, तो रेपुटेशन होगी। रेपुटेशन इसका मतलब कि लोग पॉजिटिव इमेज लेके चलते हैं आपके बिजनेस की अपने माइंड में।
ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आपके कस्टमर्स जो ऑलरेडी हैं वो बने रहेंगे और न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे पेटेंट्स की हम बात करते हैं, पेटेंट्स आपका एक नो हाउ, एक टर्म होती है ना नो हाउ, आपको यानी कि उस चीज़ के बारे में, अब मान लो कोई नई चीज़ प्रोड्यूस हुई है मार्केट में, मैन्युफैक्चर हुई है, तो अब जिस जिस भी मैन्युफैक्चरर ने उसको इन्वेंट किया है या फिर उसको बनाने का जो फॉर्मूला है उसका वो पेटेंट करवा लेता है ताकि और कोई उसको ऐसे यूज़ ना कर पाए, ठीक है। तो पेटेंट आपका एक नो हाउ है कि कैसे हम उस चीज़ को प्रोड्यूस करने वाले हैं, ओके। ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें इंटेंजिबल एसेट हैं लेकिन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। जैसे मैंने आपको बोला, और क्या एग्जांपल ले सकते हैं इसका आप इंटेंजिबल एसेट्स का, विद द हेल्प ऑफ पेटेंट्स, या फिर जिसको हम नो हाउ भी कहते हैं, बिजनेस मैन इज एबल टू प्रोड्यूस गुड्स, ठीक है, एंड हिज गुडविल हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग कस्टमर्स इजीली, जो मैंने अभी आपको बात बताई थी। तो जैसे ही आपकी जो टेंजिबल एसेट्स हैं वह जो हेल्प करती हैं प्रॉफिट्स को अर्न करने में, इन द सेम वे इंटेंजिबल एसेट्स भी हेल्प करती है। सो देयरफॉर द इंटेंजिबल एसेट्स हेल्प द फर्म इन अर्निंग प्रॉफिट्स एज मच एज द टेंजिबल एसेट्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। So both tangible and intangible are valuable assets. Value of intangible assets is based on the benefit and facility available to the business from such assets. ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो वैल्यू है ना इंटेंजिबल एसेट्स की वो किस पे डिपेंड है कि हमें वो क्या बेनिफिट दे रही हैं, क्या फैसिलिटी दे रही हैं, ओके, उसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो है करंट एसेट्स, देखो इससे पहले हमने नॉन करंट एसेट्स का पढ़ा और नॉन करंट एसेट्स में हम लोगों ने पढ़ा टेंजिबल, ठीक है, और इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में यही पढ़ा, ठीक है। अब जो मेन नेक्स्ट कैटेगरी है वो करंट एसेट्स की है। तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मेंट फॉर सेल और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ये इनका मेन फीचर है। जैसे कि अब आपका स्टॉक है, वो किसके लिए करते हैं आप, सेल करने के लिए, ठीक है, या फिर ऐसी चीज़ें जो मैनेजमेंट चाहेगी वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसीलिए हम इनको शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट्स भी बोलते हैं। आपको अदर नेम ज़रूर पता होना चाहिए। देखो क्योंकि ये कम टाइम के लिए रहने वाली हैं हमारे बिजनेस में। अब सपोज करो जो आपका स्टॉक है, स्टॉक तो आपका क्या हो जाएगा, थोड़े टाइम में ही सेल हो जाएगा, ठीक है। अब वो सेल हो जाएगा तो वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 साल से कम ही होता है इनका ड्यूरेशन। मेन चीज़ आपने यही ध्यान रखनी है, इसलिए इनको शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट्स भी हम लोग बोलते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स कौन होते हैं, जिनसे जो है बिजनेस ने पैसा लेना है। जैसे हमने क्रेडिट सेल किया है किसी पर्सन को तो हमने पैसे लेने हैं, वो हमारा डेटर है, ओके। डेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ रीजनेबल शॉर्ट पीरियड। देखो कोई भी पर्सन है वो हमेशा तो हमारा डेटर नहीं रहने वाला है, ऑब्वियस है, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी वो ट्रांजैक्शन। सो डेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ रीजनेबल शॉर्ट पीरियड, ठीक है। स्टॉक इज कॉन्टिन्यूसली सोल्ड, स्टॉक जो होता है वो धीरे धीरे बिजनेस में कॉन्टिन्यूसली कह सकते हैं हम, धीरे धीरे नहीं कॉन्टिन्यूसली सेल होता रहता है। जो बिल्स रिसीवेबल है आर ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू कैश। देखो बिल रिसीवेबल आगे टर्म आएगी बट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, जिसको हम एक तो शॉर्ट में BR बोलते हैं। बिल रिसीवेबल क्या है, जैसे आपने क्रेडिट में सेल किया है बिजनेस ने, तो वो क्या करेगा, कस्टमर बाद में पैसे देगा ना, तो जो हमारा बिजनेस है, मान लो AB लिमिटेड है, ठीक है, उसने क्या किया, उसने एक बिल बना के दे दिया, ओके। अब जो वो बिल है वो एक्सेप्ट करेगा कौन, कस्टमर। अब जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा वो बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा कि हमने पैसे लेने हैं, ओके, ये चीज़ ध्यान रखना। और एक चीज़ ध्यान रखना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड का मतलब क्या होता है, प्रीपेड। जैसे अब आपने सुना होगा फोन का जो बिल है प्रीपेड, यानी कि हम पहले से ही बैलेंस डलवा देते हैं, ओके। ऐसी प्रीपेड, मान लो आपका कोई भी खर्चा है बिजनेस का, वो आपने अभी वो ड्यू नहीं हुआ है, आपने उसको पहले से ही पे कर दिया। अब मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लो बिजनेस जो है वो रेंट पे करता है, ओके, 12 मंथ्स का रेंट अलग अलग, मतलब हर मंथ पे करता है। उसने क्या किया, जो आपका 11 मंथ्स तो हो चुके थे, लेकिन नवंबर में ही दिसंबर का रेंट भी पे कर दिया गया एडवांस में,
या फिर आप कह सकते हो प्रीपेड। ओके, तो ये क्या है, प्रीपेड रेंट कहलाएगा। अब प्रीपेड रेंट जो है ये हमारा कैश में तो रियलाइज नहीं होने वाला है, बट इसका बेनिफिट तो हमें मिलेगा ना। अब हमें अगले महीने रेंट नहीं देना है, बट हम बेनिफिट तो लेंगे उस चीज़ का। So although prepaid expenses will never be realized in cash, these are also included in the current assets since services or benefit will be available against these without further payment. हमें पेमेंट नहीं करना है अब रेंट का, बट फिर भी हमें बेनिफिट मिलेगा, दैट्स वाई। और आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जो करंट एसेट्स है ना उनको हम लोग फ्लोटिंग एसेट्स भी बोलते हैं, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, या फिर सर्कुलेटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। अब हम करंट एसेट्स को फ्लोटिंग एसेट या फिर सर्कुलेटिंग एसेट क्यों बोल रहे हैं? देखो, फ्लॉट करना, कोई चीज़ तैर रही है सपोज, ठीक है, या सर्कुलेट हो रही है, ठीक है, बिकॉज द अमाउंट एंड नेचर ऑफ सच एसेट्स कीप चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। कभी भी अब सपोज करो जो डेटर्स हैं, क्या आपके हमेशा वही रहने वाले हैं, सेम अमाउंट में रहने वाले हैं? क्या वो कैश में चेंज नहीं होंगे? ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ है, अमाउंट एंड नेचर ऑफ सच एसेट्स कीप चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, तभी हम इनको फ्लोटिंग एसेट्स और सर्कुलेटिंग एसेट्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस मैन परचेजेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है, एंड दीज गुड्स आर सोल्ड टू एक्स ऑन क्रेडिट। अब ये आपको एक चीज़ समझनी है, बिजनेसमैन ने गुड्स परचेज किया कैश में और उन्होंने आगे सेल कर दी एक्स को क्रेडिट में, उधार में, तो एक्स हमारा डेटर बन गया, ये भी मैं आपको समझा भी रही हूँ। यानी कि जो हमारा स्टॉक है वो किस में कन्वर्ट हो गया, डेटर में कन्वर्ट हो गया। अगेन, अगर हमने बिल रिसीवेबल ले लिया एक्स, यानी कि बिल पे साइन करवा लिए, बिल रिसीवेबल ले लिया, तो इसका मतलब डेटर्स अब बिल रिसीवेबल में कन्वर्ट होगी। और कुछ टाइम बाद, मान लो 3 महीने का बिल है, ठीक है, तो 3 मंथ्स के बाद जो बिल रिसीवेबल है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि जो ऑल करंट एसेट्स आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू कैश। ये चीज़ हाईलाइट कर रही हूँ, ध्यान रखनी है। ओके, देखिए जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है लिक्विड एसेट्स। ये मेन कैटेगरी, जैसे आपकी मेन कैटेगरी थी ना नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, वैसे लिक्विड एसेट्स। देखो, लिक्विड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। वैसे तो हमने करंट एसेट्स को भी कैश में ही कन्वर्ट करना है, बट डिफरेंस क्या है, क्विकली वर्ड का ध्यान रखना। क्विकली वर्ड का डिफरेंस है कि जिसको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका हो गया कैश तो खुद हो ही गया, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, एक्रूड इनकम, ये। लेकिन अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर अराइज होना चाहिए, ठीक है, कि फिर डिफरेंस क्या रह गया हमारा स्टॉक मतलब लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स में। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप जो जितनी भी करंट एसेट्स हैं, अगर आप उनमें से लेस कर देते हो स्टॉक, ओके, और लेस कर देते हो प्रीपेड एक्सपेंसेस को, ध्यान रखना, अगर आप लेस कर देते हैं स्टॉक और आप लेस कर देते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस को करंट एसेट्स में से, तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो होगा आपका लिक्विड एसेट्स का। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको देखो समझना है, if prepaid expenses and closing stock are excluded from current assets, the balance will be liquid assets। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने हाईलाइट की है। देखिए, उसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो है फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट की। देखिए, नॉमिनल, वैसे नॉमिनल वर्ड का मीनिंग क्या है, जो नाम नाम का है, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, दीज आर द एसेट्स विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव फ्रॉम दीज एसेट्स। अब हमने जब एसेट की फीचर पढ़े थे, हमने ये था कि वो कैश में हमें क्या हो, उसका रियलाइजेशन बेनिफिट हो या फिर उससे कोई भी बेनिफिट हमें मिले। लेकिन अब ये वाली ऐसी एसेट हैं जिससे ना हमें कैश में रियलाइज होंगे ये, ना ही इनसे हमें कोई फर्दर बेनिफिट मिलेगा। तो लेकिन इनको हम एसेट क्यों कह रहे हैं? देखिए, सच एसेट्स इंक्लूड डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट। देखो, कई बार हमारा जनरली तो आप देखते हैं पी एंड एल अकाउंट का हमारा जो है क्रेडिट बैलेंस होता है, आप लोग देखते ही हैं, बट कई बार डेबिट बैलेंस होता है ना, लाइक लॉस हो गया या फिर ऐसा कोई खर्चा दैट इज नॉट रिटर्न ऑफ येट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, आपने पढ़ा होगा जो हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है
इसको हम जो है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस में क्यों काउंट करते हैं? देखो, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंसेस वो होते हैं जिसका जो है तो रिवेन्यू नेचर का, बट जिसका बेनिफिट आपको ओवर द 4 और 5 इयर्स मिलने वाला है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, क्योंकि आपने एक बार ऐड कर दी तो आपकी सेल तो इंक्रीज होंगी ना आने वाले 3-4 सालों में। तो अब क्या होता है, मान लो आपने 5 लाख खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, एक ही बारी में इसको राइट ऑफ नहीं करते हैं। सपोज पहले साल आपने 1 लाख राइट ऑफ किया, तो बाकी का जो 4 लाख है वो आपका यही कहलाएगा फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर आपने 1 लाख और किया, तो बाकी का 3 लाख जो अभी राइट ऑफ नहीं किया है वो आपका कहाँ जाएगा, वो आपका जाएगा इसमें फिक्टिशियस एसेट्स में। ठीक है, तो देखिए, दीज एसेट्स आर नॉट रियली एसेट्स बट आर शोन ऑन द एसेट साइड ओनली। ये मैं इस चीज को हाईलाइट कर रही हूँ, दीज एसेट्स आर नॉट रियली एसेट्स बट आर शोन ऑन द एसेट साइड ओनली। ये आपने ध्यान रखनी है चीज। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग दैम टू द P&L अकाउंट ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि मैंने आपको बताया 5 लाख हम इकट्ठा नहीं दिखाएंगे, ये क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक ही साल में जब हुआ है तब हम इसको नहीं शो करेंगे, धीरे धीरे इसका पोर्शन करेंगे। तो जो पोर्शन राइट ऑफ नहीं होगा, जैसे मान लो 5 लाख में से 1 लाख पहले हमने किया है, तो बाकी का 4 लाख जाएगा एसेट साइड में। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर बाकी का 3 लाख, फिर ऐसे ही नेक्स्ट ईयर 2 लाख, फिर 1 लाख, फिर पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। इस टाइप से ध्यान रखना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। ओके, हैव अ नाइस डे।